मैं मूलतः किसान परिवार से हूँ। संस्मरणों में या आत्मकथाओं में बहुत कम ऐसा मिलता है कि आत्मा बची रह जाए। इतने रोचक ढंग से अतुल जी ने इस किताब को लिखा है। विश्वास नहीं होता है कि इन्होंने पहली बार जो है इस विधा में कलम उठाई है। पूर्वांचल की भाषाई पकड़ पूरे किताब में बहुत मजबूती से आपने पिरोया है। इस किताब में जो समाज का व्यवहार समाज में अपने लोगों के साथ हो रहा है उसको बहुत संजीदगी से लिखा गया है। मैं समझता हूँ कि अतुल यादव किताब को स्मृतियों के छोटे आख्यानों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी तरीके से उल्लेखनीय देखने में नहीं लगते, लेकिन वह लोक का इतिहास है। वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जो हम सारे लोगों के साथ हम कैसे कैसे ग्रो करें। सबसे बड़ी बात है हम कहाँ से ग्रो करें। नमस्कार, आप सभी का आज इस हॉल में अतुल यादव की किताब 27 साल बाद की लोकार्पण समारोह में स्वागत है। अतुल यादव जी बेसिकली जौनपुर के सिकदारा गांव के निवासी से का पैतृक नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के या दाल रोटी के सिलसिले में वो उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारी या अभी वर्तमान में श्रावस्ती के तिकोना ब्लॉक में दस्त हैं। उनकी हाल ही में अगोरा प्रकाशन से किताब आई 27 साल बाद। ये 27 साल बाद किताब जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी उन्होंने ये देखा होगा कि वास्तव में वो किताब ना आत्मकथा है के रूप में है, ना उपन्यास के रूप में है, ना संस्मरण के रूप में है। उसमें सभी चीज़ें मिली जुली हैं। जो भी पढ़ा वो अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकता है कि वास्तव में वो किस विधा की किताब है। इस किताब के लोकार्पण समारोह में आज हमारे मेहमान जो बहराइच से और फैज़ाबाद से आए हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ साहित्यकार स्वप्निल श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करूँगी। वैसे वो बैठे हुए हैं लेकिन औपचारिकता एक होती है तो वो यहाँ आए। और स्वप्निल श्रीवास्तव जी का जो जन्म है वो सिद्धार्थ नगर के महनौना गांव में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो फैज़ाबाद में रहते हैं और अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार में मनोरंजन कर अधिकारी थे, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनकी अनेक किताबें, कविता, कहानियाँ, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार ये अभी भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी अनिल कुमार सिंह जी को, जो फैज़ाबाद में हिंदी के प्रोफेसर हैं और जाने माने कवि और आलोचक भी हैं और साहित्य में इनकी गहरी रुचि और लगातार ही लिखते रहते हैं। उनका मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी जो बहराइच में ही रहते हैं और पेशे से डॉक्टर है। ये अपने पेशे की व्यस्तता के बावजूद समाज के लिए समय निकालकर लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर सहयोग करते हैं और अपने महत्वपूर्ण योगदान देने से कभी नहीं चूकते। मैं उनका स्वागत करती हूँ, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी का। वेद प्रकाश वेदी जी जो फैज़ाबाद से आए हैं, पहले चकबंदी अधिकारी रहे हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और शायरी भी करते हैं। मैंने इनकी शायरी नहीं पढ़ी, लेकिन अभी मुझे जानने का मौका मिला कि ये शायर भी बेहतरीन शायर है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मंच पर भी आए। हमारे बीच बहराइच के ही वरिष्ठ और सक्रिय पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी भी हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज मुझे उनसे पहली बार मुलाकात हुई और आज उनसे राम जी ने लंबी बातचीत की और उनको सुनने का भी मौका मिला और जिस जोश और जुनून के साथ
सामाजिक सरोकार को रखते हुए उन्होंने अपनी बात कही, वो वास्तव में सराहनीय है। क्योंकि आज जिस तरीके का दौर चल रहा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार किस तरीके से बिके हुए हैं या किस तरीके से अपने जो जिम्मेदारी है उससे हटकर अपनी रोजी रोटी और की ही चिंता में वो फंसे हुए हैं, ऐसे समय में सलीम सिद्दीकी जैसे पत्रकार आज भी मौजूद हैं। उनके जो उन्होंने समाज के लिए जिम्मेदारी महसूस की और आगे भी वो उस तरीके का करते रहेंगे, उनके काम और सोच विचार को सलाम करती हूँ, उनका स्वागत है। जिस काम के लिए, जिनकी किताब के विमोचन के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका तो मंच पर उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि अगर दूल्हा नहीं रहेगा तो बाराती क्या करेंगे। तो इसलिए मैं अतुल यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब सबसे पहले हम विमोचन के लिए मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों से अनुरोध करेंगे कि वे इस किताब का विमोचन करें और उसके बाद इस किताब पर बातचीत की जाएगी। अब मैं अतुल जी को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि इस किताब को लिखने के दौरान वो जिस मानसिक अवस्था या जिन भी चीज़ों के दौर से गुजरे हैं उनको यहाँ पर साझा करें। अतुल यादव जी। मूलतः मैं एक कोई वक्ता या लेखक नहीं हूँ, मैं मूलतः एक कर्मचारी हूँ, अधिकारी हूँ, अभी उसी पेशे में हूँ। इस नाते बोलने का बहुत शऊर या तरीका या सलीका मुझे नहीं आता, फिर भी आप लोगों के सामने कुछ मैम के आदेश पालन करता हूँ। मैं मूलतः किसान परिवार से हूँ और पढ़े लिखों में मेरी तीसरी पीढ़ी है जो पढ़ाई में रहे। पढ़ाई में तीसरी पीढ़ी है, लेकिन लेखन में ये पहली पीढ़ी है। और आप सब साहित्य के मर्मज्ञ बैठे हैं। मैं इस फील्ड में जैसे नवजात की तरह अपने को मानता हूँ और ये मेरी पहली रचना, इसे नवजात की तरह ही लिया जाना चाहिए। मैंने इसमें क्या लिखा, अच्छा लिखा, खराब लिखा, क्या है, आप सब लोग इसको पढ़ें, इसको लोग स्नेह करें, इसके बारे में टिप्पणी करेंगे, मुझे जानकारी मिलेगी, अच्छा लगेगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ करना भी है या फिर नहीं करना है। क्योंकि मैंने इसमें वही लिखा जो मैंने जिया, जो मैंने भोगा, जो मैंने देखा, जो मैंने पाया। मैंने कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि सच लिखूं। एक चीज ध्यान देने की बात है कि सच शालीनता के आवरण में ही अच्छा लगता है। मैंने वो शालीनता बचाकर सत्यता लिखने की कोशिश की है। यद्यपि संस्मरणों में या आत्मकथाओं में बहुत कम ऐसा मिलता है कि आत्मा बची रह जाए। मैंने कोशिश की है तटस्थ बना रहूं जितना संभव हो और आत्मा बनी रहे। एक और बात कि अमूमन जितना मैंने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसमें देखा है कि अमूमन मैं देखता हूँ हिंदी साहित्य में जो संस्मरण हो, चाहे
आत्मकथा हो, उसका लेखक अधिकांश अपने को हीरो ही लिखता है, जबकि अंग्रेजी साहित्य वैसा नहीं है। मैंने इसमें प्रयास किया है कि सच्चाई वो सच चीज हो, भले उसमें मैं कहीं कहीं मैं थोड़े जगहों पर मैं हीरो भी हूँ, कहीं कहीं मैं इसमें खलनायक की भूमिका भी है, कहीं कहीं स्पष्ट रूप से दृष्टा निरपेक्ष भाव से देखने वाले की भूमिका भी है। मेरा मानना है कि सबको लिखना चाहिए, सच्चाई, अपना भोगा हुआ अपना कष्ट, अपनी पीड़ा ईमानदारी से लिखिए। अगर लिखेंगे नहीं अगर आप, तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो अभी तक लिखा जा चुका है। कुछ नया लिखिए, कुछ नया कीजिए। धन्यवाद अतुल जी। ये लेखक नहीं थे, लेकिन लिखना शुरू किए तो लेखक बन गए, और आने वाले दिनों में इनकी और किताबें आने की तैयारियां हैं और जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगी और आप लोगों को पढ़ने मिलेगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी को कि वे आएं और अपना विचार यहाँ रखें। ये किताब जो है 27 साल बाद, जब ये आप कह सकते हैं कि विमोचन के पहले ही मेरे हाथ में आ गई थी, क्योंकि यहाँ एक दायित्व दिया गया था कि हम लोगों को कुछ बात रखनी है इस पे। तो बहुत कम ऐसी किताबें होती हैं जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और अंत तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़े इटालियन लेखक हैं अम्बर्तो इको, तो उनका अभी एक लेख में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि ये जो आपने, माना जाता था कि अम्बर्तो इको को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो किसी ने पूछा कि क्या आपने सारी किताबें पढ़ी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ी तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो लाइब्रेरी में मैंने किताबें इकट्ठा की है जीवन भर, जहां जहां मैं गया दुनिया के कोने कोने में, उसको मैं पूरा पढ़ चुका हूं, और जरूरी भी नहीं है पढ़ना पूरा। लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया उसे, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो एक लाइब्रेरी की एक नई किताब के रूप में नहीं थी, इस किताब को पाते ही इतने रोचक ढंग से अतुल जी ने इस किताब को लिखा है। विश्वास नहीं होता है कि इन्होंने पहली बार जो है इस विधा में कलम उठाई है, और इन्होंने नौसिखियापन सिर्फ इतना कहा जा सकता है, जो कि इस किताब की विशेषता बन गई है, इसकी खासियत बन गई है कि यह इस किताब को किसी एक विधा में नहीं बांध सकते। इसमें जबरदस्त किस्सा गोई है, इसमें जबरदस्त किस्सा गोई है, संस्मरण है, पुरानी स्मृतियां हैं जिनको लिख रहे हैं, और किस्सा गोई जबरदस्त है। क्योंकि आप संस्मरण भी लिखते हैं जब, तो उसको कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो पाठक है वह किताब बंद करके रख न दे। क्योंकि हम लोग जीवन में ऐसा, चूंकि हम लोगों का काम ही पढ़ने लिखने का है, तो ऐसे अनंत मौके आए हैं जब किताबें हम लोगों ने उठाई और उसको हम खत्म नहीं कर पाए। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद इतना बोझिल हो गया कि उसको रख देना पड़ा, या जहाँ बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें की जाती है। मैं तो आपको बताऊं, मैंने बदमाशी भी कर रखी है कि लियो टॉलस्टॉय का वार एंड पीस पे पढ़ रहा था, अब वो कई हजार पेज का उपन्यास है, 4 वॉल्यूम में, इतना मोटा, तो मुझे उसको पढ़ने में 1-1.5 महीने लग गए। लेकिन जहां जहां टॉलस्टॉय महोदय ने फिलॉसफी छांटी है, कई कई पेज उन्होंने दार्शनिक चर्चा की है, तो मैं कई बार उसको स्केप कर जाता था क्योंकि वहां बड़ा बोझिल था। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो अपना आसपास है, जो परिवेश है, वो जो है उसका बहुत ही सूक्ष्म पर्यवेक्षण टॉलस्टॉय में मिलता है। इस किताब में जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वो ये कि अतुल भाई का जो पर्यवेक्षण है, जो ऑब्जर्वेशन है अपने आसपास का, वो बहुत ही जबरदस्त है। धन्यवाद सर। वास्तव में इस किताब को पढ़कर किसी न किसी चैप्टर में हमारे जीवन की कोई ना कोई झलक मिलती है। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अखिलेश कुमार जी को कि वे आए और अपनी बात रखें।
मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। किताब जैसा कि सर ने बताया हमें भी थोड़ा पहले ही उपलब्ध हो गया था। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या यहाँ कहना चाहिए, जो भी स्वस्फूर्त निकलेगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग इत्तेफाक रखेंगे, हालांकि इसकी बाध्यता नहीं है। किताब के कुछ हिस्सों को, जो शुरुआती हिस्से हैं 2, 3, 4 चैप्टर तक, थोड़ा थोड़ा मैंने प्रयास किया पढ़ने का, जो भी समय मिला। सबसे बड़ी बात और बधाई के पात्र हमारे आदरणीय अतुल यादव जी इस बात के हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद भी लिखा पढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मैं जिस समाज से आता हूँ उसमें सब के सब लगभग 99% लोग लिखे पढ़े हैं। किसी ने लिख दिया और हमने पढ़ लिया, जैसा लिखा वैसा पढ़ लिया और वही समझ लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा और लिखा। अब आप पढ़े लिखों की कैटेगरी में एक इलाइट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं, इस लेखन के विधा में, उस कैटेगरी में अब आप शामिल हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और रही बात किताब की, आदरणीय अतुल साहब ने अपने लेख के बारे में, पहला इनका चैप्टर है अपने लेख के बारे में। मैं पूरे किताब को खोल के रखना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ सीक्रेसी, कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए हम सब के लिए। लेकिन इस मंच पर उपस्थित होने के साथ ही मेरा ये दायित्व है कि मैं इस किताब के प्रति जिज्ञासा जागृत करने में अगर थोड़ा भी प्रयास कर सकूं तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी होगा। आपने लिखा है अपने किताब, अपने लेख के बारे में, उसमें जो मैं पढ़ा उस चैप्टर को, सबसे पहली बात मुझे ये लगी कि पूर्वांचल की भाषाई पकड़ पूरे किताब में बहुत मजबूती से आपने पिरोया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, एक संस्मरण आपने उसमें साझा किया है जो आम जनमानस के लिए बहुत साहस की बात है, बहुत ही साहस की बात है। आप अपने ससुराल जाते नहीं हैं, बल्कि एक सूचना आती है कि दादाजी नहीं रहे, नाना जी, और वहीं से बच्चों को शायद फोन करते हैं। कुछ ऐसा आपने लिखा है कि एक लाइन है, बहुत टचिंग लाइन है, हम सभी को पढ़ना चाहिए पूरे चैप्टर को, और जो मुझे टच किया, अंदर तक झकझोर दिया कि एक व्यक्ति इतना सहज कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि इस घटना को हम सभी लोगों इससे सीख लेते हुए और अपने जीवन काल में ऐसी सहजता लानी चाहिए। मृत्यु को एक इतना सहज घटना आपने बना दिया है जो कि एक कटु सत्य है। हम लोग दहल जाते हैं, डर जाते हैं। आपने एक लाइन वहां से बोला, बच्चा पार्टी तुम्हारे नाना नहीं रहे यार। ये लाइन है। घर में आपने फोन करके बताया, बच्चा पार्टी तुम्हारे नाना नहीं रहे यार। आप उस स्थिति का आकलन करिए कि आप वैसी परिस्थिति में भी एक हास्य ढूंढ लेना, लोगों को सहज करने का। हालांकि इसका दुष्परिणाम आपके साथ हुआ। ये जब हमारे इस किताब के पाठक पढ़ेंगे तो वो उनको सहज प्रतीत होगा कि इसका रिएक्शन क्या हुआ होगा और फिर आपको कैसे माफी मांगना पड़ा। ये एक चैप्टर है, इसमें जो टचिंग लाइन थी वो मुझे
इतना गहरे तक झकझोर गई। हम सब में ये सहजता होनी चाहिए। जो सामंजस्य होता है, पारिवारिक जो बनावट होती है, वो चीजें इस किताब में देखने को मिलती है। लेकिन अखिलेश जी ने जो बताया कि जाति व्यवस्था और प्राकृतिक विपन्नता, सामाजिक अव्यवस्था, ये किस तरीके से इनके लेखों में उल्लेखित है, बहुत ही गहन अध्ययन करने और विचार करने के बाद ये बातें इन्होंने रखी, जो वास्तव में हमको भी सोचने को मजबूर करती है कि हमारा भी ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। और गया भी, अभी जो इन्होंने बात रखी, साथ ही साथ इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नास्तिक नहीं वास्तविक कहें। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद अखिलेश जी। अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी वेद प्रकाश वेद जी को कि वे आए और किताब के बारे में कुछ कहें। एकदम मैंने सर की पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन सर के बारे में तो जानता ही हूँ, तो दो शब्द सर के लिए ही मैं सोचा बोल लूँ। पहली बात, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए इतनी व्यस्तताओं के बाद इतना एक अलग माइंडसेट होता है, उसमें सर ने ये इतनी बेहतरीन रचना जो है किताब लिखी है, इसके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अनुकरणीय, प्रशंसनीय, काबिल तारीफ है। वास्तव में जैसा ने सर अभी बताया कि कोई भी पुस्तक, जब कोई भी गद्य हो या पद्य हो, पाठक पढ़ता है और उसको लगता है कि ये तो मेरी कहानी है, या इसमें जो है जितने परिदृश्य हैं, जितना इसका वातावरण है मेरे आसपास का है, ये चीजें उस रचना की सर्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, लोकप्रियता में वृद्धि करती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, मैं अभी जिस कंटेंट देख रहा था, सर ने उसमें 2 चकबंदी प्राधिकारियों का भी चैप्टर में डाला, राम सुधाकर सिंह सर का, चंद्रिका प्रसाद जी का। तो ये वास्तव में जिस विभाग में सर का अनुभव जो है, ये उस समय ये लोग नहीं सोचे होंगे, चाहे अच्छे अधिकारी हों, अपने डिपार्टमेंट बड़े खूंखार अधिकारी जो कहे जाते हैं, सब लोग बहुत बड़े खूंखार आए थे। कई लोग रिटायर हो चुके हैं, वहाँ यहाँ नाम लेना सही नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये अनुभव नहीं रहा होगा, या ये उम्मीद नहीं होगी कि हमारे जो कार्य व्यवहार है उसका दस्तावेजीकरण करने वाले भी लोग हैं। तो अपने विभाग में सर के अलावा 2 लोगों, भूषण पाठक जी सर जानते हैं, वो भी साहित्य रचना, उन्होंने भी सर चकबंदी में लिखा था जहां हम रहते हैं, इस तरह करके बड़ा अनुभव। तो जैसा सर ने कहा, मेरी शुभकामनाएं भी सर, और ये निवेदन भी रहेगा कि आगे भी सर आपकी रचना धर्मिता कायम रहेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस किताब पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ आमंत्रित करूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी को, वे यहाँ आए और अपनी बात रखें। किताब हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन ये एक वाहिद किताब मेरे जीवन में मुझे पढ़ने को ऐसी मिली है जिसको आप जिस नजरिए से पढ़िए, सामाजिक सरोकारों से भरपूर है, एकता का मैसेज देती हुई ये किताब है। इस देश में विराजमान आजादी से पहले से लेके और आज तक जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पे चोट करती हुई किताब है। इस किताब में जो समाज का व्यवहार समाज में अपने लोगों के साथ हो रहा है, उसको बहुत संजीदगी से लिखा गया है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर आपकी जिज्ञासा प्रबल होती चली जाएगी कि आप पढ़ते चले जाएंगे। मैंने जब इस किताब की शुरुआत रात को 11 बजे की, जिस दिन पढ़ने की, अमूमन 12 बजे सोने की हमारी आदत है, लेकिन मैं 2:30 बजे रात तक किताब पढ़ता चला गया। उसके बाद फिर, क्योंकि शब्दों का चयन, और जैसा कि तमाम वक्ताओं ने भी ये बात कही है कि
इस किताब में आप जो ढूंढना चाहिए वो ढूंढ लीजिए। गागर में सागर भरने का काम जो अतुल साहब ने किया है उसका कोई सानी नहीं। धन्यवाद सलीम सिद्दीकी जी। अतुल जी की किताब की 2 लाइन कहना चाहूंगी। कभी कभी मेरे दिल से निकल वो जाता है, कभी कभी मेरे दिल से निकल वो जाता है, मेरी जबान के ऊपर नहीं जो आता है। तो बहुत सारी बातें जो हैं जो इस कथानक के माध्यम से उसके पीछे कही गई हैं, पढ़ने वाले ये समझ लेते हैं। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए स्वप्निल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी। वही अध्यक्ष महोदय का अनुरोध है, इसलिए उसे टाला नहीं जा सकता। राम जी यादव से आग्रह की वे आए और 2 शब्द बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हमारे लिए सिर आंखों पर। हमारे बड़े भाई और इस दौर के बल्कि पिछले 4 दशकों का जो पूरा काव्य संसार है हिंदी का, उसमें एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने वाले स्वप्निल श्रीवास्तव जी, और उनके साथ जब भी मैं मिला, ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई, तो ऐसे लगा कि बातें खत्म नहीं होती और नहीं होती। कभी हम लोग फोन पर बात करते हैं तो इतने सारे मुद्दे, इतने विषय, और उनकी यात्राओं के तो क्या कमाल है। ऐसे लगता है कि मैं भी कभी कभी उन जगहों पर उनके बहाने हो आया। अनिल भाई बहुत बड़े कैलिबर वाले कवि हैं और 90 के दशक में उभरे जिन महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया जाता है उनमें सबसे कद्दावर कवियों में एक हैं। और वे कभी कभी फेसबुक पर टिप्पणी करते हैं और उनकी टिप्पणी से कई चेहरे तिलमिला जाते हैं इस बात को लेकर कि उनके ऊपर इतनी तीखी बात इन्होंने कह दी। वे एक लोकप्रिय प्राध्यापक हैं और अयोध्या पर जब भी कोई बात होती है तो पत्रकार लोग इनके यहाँ पहुंचते हैं इस बात के लिए, क्योंकि इतिहास की जानकारी और वो भी अयोध्या में ठीक तरीके से उसको प्रस्तुत कर पाना बहुत खतरे की बात है, जिसको उन्होंने बार बार उठाया है और अपनी बात रखी है। डॉक्टर अखिलेश कुमार से मेरा पिछले 2-3 साल पहले परिचय हुआ और उस परिचय में ही हमको लगा कि एक ऐसे साथी से मुलाकात हो गई कि हम कभी भी अगर बहराइच की तरफ आएंगे तो उनसे मिला जाना चाहिए और मिला जा सकता है। वे आए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वेद प्रकाश बेदी जी, पहली बार हम मिले और नाम संभवतः हम परिचित नाम से थे। शायर हैं बहुत अच्छे और मौका अभी निकलेगा कि उनकी शायरी का कुछ कार्यक्रम किया जाए। और हमारे सलीम सिद्दीकी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके साथ आज मेरी पहली मुलाकात हुई, और लेकिन उस मुलाकात से पता लगा कि उनका जो जुनून है पत्रकारिता को लेकर और जो सरोकार है बहुत जबरदस्त हैं, और इस दौर में वो सरोकार खत्म हो गए। अतुल जी की किताब काफ़ी पढ़ी जा रही है, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे पाठकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले लोगों ने भी बात कही। मंगलेश डबराल की कविता है, उसकी पंक्ति है कि चारों तरफ जो फैला हुआ था शोर की तरह, उसे मुझे संगीत की तरह लिखना था। और मैं समझता हूँ कि अतुल यादव की किताब को स्मृतियों के उन छोटे आख्यानों के रूप में देखा जाना चाहिए जो किसी भी तरीके से उल्लेखनीय देखने में नहीं लगते, लेकिन वह लोक का इतिहास है। और जब इस लोक का इतिहास की बात हम करते हैं तो मुझे हमेशा याद आता है लोक स्मृतियों में वे पात्र जो कभी गढ़े नहीं गए या जिन पर बात नहीं की गई या जो भुला दिए गए, उनका एक अद्भुत कहानी उनकी एक छोटे से उपन्यास के रूप में चिंगीज आइतमातोव ने लिखा है, पहला अध्यापक। वो एक दुर्शेन नाम का अध्यापक है जिसको पूरी वर्णमाला तक नहीं आती, लेकिन उसको कमिसार ने नियुक्त किया है कि जाओ उस गांव में
और तुम लोग बच्चों को पढ़ाओ। और जो उस उपन्यास की नायिका है आल्तिनाई, वो प्रोफेसर है और उसकी कहानी तो अद्भुत है कि किस तरीके से एक अध्यापक ने एक ऐसी लड़की जिसको उसके चाचा चाची ने बेच दिया था और जिसने खरीदा, उसकी इज्जत लूट ली उसने, और वहां से बचाकर उसने उसको मास्को शहर भेजा ताकि वह आगे बढ़े। उन लोगों के बीच एक अनकहा प्रेम जो आल्तिनाई को एहसास होता है, और गाड़ी चल रही है और दुष्यंत कहना चाहता है नहीं कह पाता। मैं लोक आख्यानों की बात, स्मृतियों की बात जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बीच भी बहुत सारे ऐसे पहले अध्यापक हैं जिनको दर्ज किए जाने की जरूरत है। और जब हम किसी लेखक, नए या पुराने लेखक को पढ़ते हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी के साथ अपने बचपन के दिनों में उतरता है, तब वह अनेक ऐसे पहले अध्यापकों को लेकर आता है, ऐसे लोगों को लेकर आता है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिनकी कहानी अद्भुत है और जिन्होंने एक देश बनाया, एक इंसानियत का एक मेयार खड़ा किया। अतुल जी की कहानी में भी बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत अलग अलग तरीके के अध्यापक हैं। हम सारे लोगों के जीवन में कभी न कभी अध्यापकों ने अपनी कोई न कोई भूमिका निभाई है। धन्यवाद राम जी यादव। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए स्वप्निल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित विद्वतजन और मित्रों, सबसे पहले तो मैं अतुल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण किताब लिखी, और मुझे बार बार ये लगता है कि उनकी ही लिखी हुई किताब नहीं है, उसके कई अध्यायों में हम किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जो हम सारे लोगों के साथ घटित हुई है। हम कैसे कैसे ग्रो करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम कहाँ से ग्रो करते हैं। हम जमीन से ग्रो करते हैं, ऊंचे उठते हैं। बहुत सारी बातें की गई, खासकर पिता के बारे में जो बातें की तो अद्भुत है। ऐसे पिता तो बहुत रेयर होते हैं, वो हमारे जैसे पीढ़ी के पिता नहीं थे कि हम सारी बातें उसे शेयर कर सकें। तो ये चीज़ है, वो जैसे कि उनका वो चिकवा बनाना, उसको पैसे देना, बलिया में पहुँचना, या प्रिंसिपल से मिला जो उनका ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। उस फार्म में नहीं होती भले, लेकिन वो घटनाएं घटती हैं। और एक और वो दो तीन, जैसे एक मैंने दोस्त के बारे में बात कही थी, इसके बात करने पर तो दोस्तों के बारे में जो है, अब मुझे लगता है कि दोस्त एक शब्द जो है आज के दौर, हमारे दौर में, आपके दौर में तो दूसरा रहा, वो संदिग्ध हो गया। आप किसी के साथ 10 साल तक रहते हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि वो आपका दोस्त ही नहीं था। ये मैं बहुत सारे अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। मैं इस आधार पर कर रहा हूँ, धीरेन्द्र अस्थाना थे वहाँ दिल्ली में, और उसके बाद वो मुंबई गए जनसत्ता वगैरह में, तो मैं मिलने गया था 94 वगैरह में। तो मैंने कहा था तुम्हें क्या लगता है कि दिल्ली और मुंबई में क्या अंतर? तो उस समय मुंबई अच्छा था, 92 वगैरह, तो मुंबई तो उसने कहा कि यही बात कहा जो उन्होंने, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर किसी के साथ अगर आप 10 साल तक रहते हैं तो आपको एक दिन पता चलता है कि आपका दोस्ती नहीं, लेकिन मुंबई भरोसा कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है भरोसा धीरे धीरे टूटता है, मतलब ये कोई दोस्ती का भरोसा नहीं। जो एक डायलॉग्स हमारे आपके बीच में होते हैं, नई पीढ़ियों के बीच में, वो लगातार खंडित होता है। एक और बड़ी अपने बहाने में बात करूँगा उसमें, एक रेडियो स्टेशन का मामला है, जो रेडियो स्टेशन कैलाश गौतम से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी आदमी थी, और वो उसका स्वाद मैंने भी लिया। लेकिन मैं गोरखपुर में था उस जमाने में, जो यूं भाड़ी निकलती थी तो हम लोग को 20 रुपये मिलते थे, तो ये लगता जैसे हमारी लॉटरी निकल गई। 2-3 दिन मजस करते अक्सर। लेकिन एक और भी हुआ था ना उस दौर में, जो रेडियो में लोग आते थे, साहित्यिक संस्कार के लोग होते, पढ़े लिखे होते थे। आप पुराना कहानी देख लीजिए, पुरानी पीढ़ी में ये भी कहानी याद आती है कि नागार्जुन को किस तरह अभाव में रहते थे, वो भारत भूषण या कुछ नाम ऐसा था, उनको कमरे में बंद कर दिया उन्होंने, जब तक तुम लिख के नहीं निकलोगे तब तक नहीं। तो ये जो चीज है वो लगातार गायब होती है। अब रेडियो स्टेशन में मैं जाता होता रहता कई मित्र गोरखपुर में, लेकिन अब ये लगता कि बेकार है।
बेहद असाहित्यिक संस्कार के लोग। और एक बात तो ये अद्भुत घटना घटी, एक हमारे कवि है देवेंद्र कुमार बंगाली, आप जानते हैं, बड़े कवि थे। मैं गोरखपुर में था तो वो उनका वो हुआ तो उन्होंने कहा चलिए सब नहीं चला जाए। उसकी मॉन्यूस्क्रिप्ट देख करके प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने ये सब बदलिए, ये सब बदलिए। हमने देवेंद्र जी से कहा पूछिए चलिए यहाँ से, तो गुजगाली भाई आगे, उसने कहा एक क्या बात, हमने कहा इस सब की बात। तो ये जो संस्कृत का बदलाव था, चीजें जो बहुत त्वरित गति से बदल रही है, और जो संस्कृत के केंद्र हैं, जो हमें कहीं न कहीं हमारे संस्कार को बनाते हैं, हमें कैसे बनाते हैं, निर्मित करते हैं, वो सारी संस्थाएं करते हैं। स्वप्निल जी ने गांव की चर्चा की, और आज के जो गांव है वो पहले की तरह नहीं है। रंजीत वर्मा की कविता से मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी। कुछ कहानियां उनका पीछा करती गांव तक चली आई थी, कुछ कहानियां उनका पीछा करती गांव तक चली आई थी, साथ ही चली आई थी अफवाहें, उनके पहुंचने से पहले पहुंच गई थी धमकियां। गांव अब वही गांव नहीं रह गया था। अफसोस यह है कि वे भी अब वही मजदूर नहीं रह गए थे। वे सस्ते मजदूर में बदलते जा रहे थे, वे बंधुआ मजदूर में बदलते जा रहे थे। यही समय है साथियों कि आप रोक दें अपना पलायन और खड़े हो जाएं डटकर, हर उस तिकड़म के खिलाफ, इस उल्टे बहते समय के खिलाफ जो आपको रास्ता बना रहा है, बंधुआ बना रहा है। क्या आप तक खबर नहीं पहुंची कि आपका नहीं होना रोक देगा देश का घूमता पहिया। आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय दिया और इस किताब के बारे में अपने विचार रखे जो बहुत ज़रूरी थे। जो यहाँ पर धैर्य से बैठकर सुन रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्थान लिया गया है इसकी व्यवस्था कराने और जलपान की व्यवस्था कराने के लिए आरपी यादव और सिद्दीकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई किताब नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।